वालेकुम। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो कल शाम में कर्नाटका का बीजेपी हुकूमत का जो कैबिनेट मीटिंग में जो 1992 से अब तक मुसलमानों के लिए जो 4% रिजर्वेशन था 2B में, उसको विथड्रा किया गया है। यानी आइंदा मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं है 2B में, बैकवर्ड क्लास में। तो इसको मजम्मत करते हुए ये एक बहुत बड़ा एक जुल्म, नाइंसाफ, एक हिस्टोरिक नाइंसाफ बीजेपी हुकूमत ने मुसलमानों के ऊपर किया है। पर्पसफुली इसको किया गया है। देखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इक्वालिटी को प्रमोट करता है। तमाम लोगों को इक्वालिटी मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, तमाम लोग आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक रिजर्वेशन जो कम्युनिटी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है और जो कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है, इनको ही रिजर्वेशन देना बोलकर बहुत वेरी क्लियर है। कभी भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड का बारे में बताया नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ये बताया जिस कम्युनिटी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है इनको ही रिजर्वेशन देना है। और बहुत सारे जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट का वो स्टेट का जजमेंट में ये बताया गया कि एक कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने में उसका एक सही स्टडी होना चाहिए, एक कमीशन बिठाना चाहिए, वो कमीशन का रिकमेंडेशन का मुताबिक देना चाहिए। तो इसमें अगर ऐसा हम देखेंगे तो सबसे पहले जो कमीशन है रिजर्वेशन के बारे में 1953 का काका कालेलकर कमीशन, इस कमीशन ने उस टाइम में जो 4 ये बताया था, मानदंड जो बताया था, इसमें क्या है, एक सोसाइटी में उनको नीचा देखना, एजुकेशन में बैकवर्ड रहना और गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन कम रहना और इंडस्ट्री एंड प्रोफेशनल में कम रहना, ये 4 जो कैटेगरी बनाया था उसमें मुसलमान को इक्वल होता है। तो उसके बाद जो मंडल आयोग आया, बहुत बड़ा एक इंकलाब लाया था मंडल आयोग, मंडल कमीशन। वो मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन में ये बताया कि 80% मुस्लिम कम्युनिटी बैकवर्ड में है। तो वैसा आप देखेंगे तो कर्नाटका स्टेट में 1956 में वेंकट स्वामी आयोग आया, 1960 में नागनगौड़ा कमीशन, 1975 में हावड़ूर कमीशन, 1991 में चिन्नप्पा कमीशन। ये तमाम जो भी कमीशन है मुसलमानों को 100% ये लोग सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है बताया। वैसे आप देखेंगे तो तमिलनाडु में सत्यनाथन कमीशन, 1985 में अंबाशंकर कमीशन, केरला में 1965 में कुमारपल्ली कमीशन, 1985 में नारायण पिल्ले कमीशन और गुजरात में 1976 का AR बख्शी कमीशन, मध्य प्रदेश का 1973 में महाजन कमीशन, ये तमाम कमीशन भी, और 1985 में हसनाई कमीशन, ये इतने जो भी कमीशन में बताया, तमाम कमीशन ने यह बताया मुस्लिम कम्युनिटी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो रिजर्वेशन देने के लिए फिट है एक कम्युनिटी। और उसके बाद जो 2002 में राजेंद्र सच्चार कमीशन जो रिपोर्ट दिया है, वेरी क्लियर, टोटल मुस्लिम कम्युनिटी क्या हालात में है, तमाम चीजें बताए। तो उसमें वेरी क्लियरली बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी दलित से भी पीछे है और इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। उसके बाद जो राजेंद्र सच्चार कमीशन के बाद जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन आया, एक्सक्लूसिवली मुसलमानों का रिजर्वेशन के बारे में, रंगनाथ मिश्रा कमीशन वेरी क्लियरली बताया माइनॉरिटीज के लिए 10% कमीशन यानी रिजर्वेशन देना चाहिए।
माइनॉरिटीज के लिए 10% रिजर्वेशन देना चाहिए, उसमें एक्सक्लूसिवली मुसलमानों को 8% रिजर्वेशन देना चाहिए। ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन रेकमेंड किया कांग्रेस का हुकूमत में टाइम में। उसके बाद और एक रिकमेंडेशन किया रंगनाथ मिश्रा कमीशन, क्या किया, अगर आपको 50% एबो रिजर्वेशन को आप आगे बढ़ा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट का जो लिमिटेशन है वैसा रहा, तो ऑलरेडी सेंट्रल में 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए, उस 27% में 6% मुसलमानों को लिए दियो बोलकर रंगनाथ मिश्रा रेकमेंड करता है। ये तमाम रिकमेंडेशन का बावजूद भी ये सब हमारा रिजर्वेशन सेंट्रल में अभी तक नहीं है, सेंट्रल हुकूमत में। स्टेट पे 1992 को जो 4% था वो 30 साल का बाद अब निकाला गया। हालांकि 4% कमी है क्योंकि 15% आबादी रहने वाला ज़्यादा रहना था, केरला में 12% है, तो उसके बावजूद भी इसको निकाला गया। इसको निकाल के 2% वकलिगा को 2% लिंगायत को दिया गया है। मैं इनको अपील करता हूँ सुतूर श्री जो और वकलिगा का निर्मलानंदा श्री को इसमें इंटरव्यून होना चाहिए। ये बहुत बड़ा नुकसान मुसलमानों के उसमें निकाल कर ये जो दे रहे हैं, इसमें इंटरव्यून करना है। और हम हुकूमत से ये मांग करते हैं इमीडिएटली इसको रिव्यू करना है। ये बहुत बड़ा एक जुल्म, नाइंसाफ़ी, एक हिस्टोरिक नाइंसाफ़ी होकर है। दूसरा, हम जितने भी कांग्रेस का और जेडीएस का वक्कलिगा और लिंगायत का एमएलए का एस्पिरेंट है, तो इसका ऊपर आपका स्टैंड आप क्लियर करना चाहिए, क्या स्टैंड है, क्योंकि बिना मुसलमान के वोट में नहीं जीत सकता ये लोग, तो इसमें आपका स्टैंड आप लोग क्लियर करना चाहिए। दूसरा, मैं तमाम सामाजिक पॉलिटिकल तंजीम, तमाम लोगों को अपील करता हूं, इसमें बहुत बड़ा एक एहतजाज होना चाहिए, सब एक होकर इसको लड़ना चाहिए। इंशाल्लाह एसटीपीआई इसके ऊपर लीगल कार्यवाही भी करेगी और सामाजिक और पॉलिटिकल एहतजाज भी करेगी। तो एक बहुत बड़ा एक जुल्म हुआ है। आपका माध्यम से जो बीजेपी में रहने वाले मुस्लिम लीडर्स और कारकुन जितने भी बीजेपी में काम करते हैं, आंख खोलो, टाइम आ गया। इतना बड़ा हिस्टोरिकल धोखा, नाइंसाफ़ी होकर है आपका बीजेपी से कम अब तो आप लोग इसको इस्तीफा दे के बाहर आना चाहिए। जितने भी बीजेपी में रहने वाले मुस्लिम कम्युनिटी, और आपका माध्यम से तमाम जो भी सोशल जस्टिस का फेवर में है, ये जो जुल्म में नाइंसाफ़ी होकर है, इसका खिलाफ तमाम लोगों में भी आवाज़ उठाना चाहिए। सर, जिस तरह इंतखाबात करीब आते हैं, उसी वक्त जो है उस तरह मुसलमानों को नज़रअंदाज करना, इस तरह के जो है बातें सामने आना, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है कमज़ोर करने की बात सामने आती है। 100% मुसलमानों को कमज़ोर करना, मुसलमानों को एक खौफ में डालना, मुसलमानों को एक सेकंड ग्रेड का सिटीज़न जैसा देखना, यही है एसटीपी, यही है बीजेपी का जो प्लान, यही है, दूसरा कुछ नहीं है। इतना जुल्म, इतना नाइंसाफ़ी, एक हिस्टोरिकल नाइंसाफ़ी जो हुआ है, धोखा हुआ है, ये इतना ही है। एवरी टाइम मुसलमानों को ऐसा जुल्म और नाइंसाफ़ी करना, ये एक एजेंडा, पार्ट ऑफ द एजेंडा है, ये हम लोग समझना है। आपकी तरफ से पहली आवाज़ आपने उठाई है, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे जो भी सेकुलर हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो भी इस खिलाफ? ज़रूर, क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का फेवर में है, सोशल जस्टिस का जो भी फेवर में है, ये तमाम लोग हम आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल नाइंसाफ़ी है, धोखा है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक सबसे ज़्यादा अगर किसी को रिजर्वेशन को एलिजिबल होता है मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि सबसे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी है, इनको मिलना चाहिए। सर, कर्नाटक के असेंबली चुनाव में सबसे पहले नरसिंहराजा क्षेत्र में एसडीपीआई ने अपने जो कैंडिडेट का ऐलान किया था, तो अभी धीरे धीरे से दूसरे कैंडिडेट्स का
नाम सामने आ रहा है। आज कांग्रेस की लिस्ट में फिर से तनवीर सेठ का नाम लिया गया है। तो अब जो है बहुत लोगों का ये कहना है कि, और आपने भी जो है अभी कन्नड़ा प्रेस रिलीज में कहा था कि नरसिंहराजा क्षेत्र में जो है कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है, तो इसको लेकर आप उर्दू चैनलों को, हमारे हिंदी चैनलों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नरसिम्हराजा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कर्नाटक में सबसे बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये बहुत सारे इसका ऊपर रिपोर्ट आ चुका है। तो 20 साल से एक नुमाइंदा एमएलए होकर इधर काम कर लेकर है। 20 साल से क्या डेवलपमेंट हुआ ये हम बेहतर जानते हैं। देखिए, इस 20 साल के बाद भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एजुकेशन के लिए हमारे गर्ल्स के लिए एक डिग्री, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ही नहीं है। इसलिए परेशानी क्या होता है, हमारे यहाँ के गर्ल्स जो है 2-2 बस पकड़ के, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में 50 से 60 हज़ार रुपये फ़ीस होता है, अब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सरकारी कॉलेज को जाना बोले तो महारानीस वगैरह जो सिटी में है उसे जाना है 2-2 बस बदल के। इसमें बहुत सारे लोग उनका एजुकेशन को ड्रॉप करते हैं। तो उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स, लास्ट 10 ईयर्स में मैसूर सिटी के अंदर 2000 बेड का हॉस्पिटल आया है। उसमें 2 बेड भी नरसिम्हराजा में आकर, जो भी आया है कृष्णराजा अंचामराजा में आया। तो हाउसिंग स्कीम्स आप पहले देखे होंगे, कृष्णराजा का एमएलए परसों अनाउंस किया 6500 लोगों को उनका हक्क पत्र दिया, 6500 लोगों को डॉक्यूमेंट। उससे पहले 11000 दे चुके हैं। तो इधर एनआर का अंदर जो 3040 कुछ घर आया था, उसमें 2365 घर जो है वापस गया है। बराबर इनको फॉलोअप नहीं रहने की वजह से वापस गया है। और 2002 से 2004-05 में इस टाइम में जो आश्रया स्कीम में लोग पैसे बने थे, उनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम भी है, 10,000 रुपये बनकर है, 10,000 रुपये बन के 20 साल हो गए। अभी तक उनको पैसा भी वापस नहीं दिया, घर भी नहीं दिया, जगह भी नहीं दिया। तो ये तमाम चीज़ें क्यों हो रहा है, क्यों एक 100 बेड का हॉस्पिटल भी इधर नहीं ला सके? क्यों कम से कम 20 साल में एक डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट का क्यों नहीं ला सके? तो ये गौर फिक्र करने का बात है। तो सबसे पिछड़ा हुआ एक कॉन्स्टिट्यूंसी, तो इसलिए अवाम समझना है, क्योंकि मैंने 2013 में भी मैं इलेक्शन कंटेस्ट किया, 29,000 वोट लिया। 2018 में भी मैं कंटेस्ट किया, 33,000 वोट लिया, मैंने हारा। हारने के बावजूद भी मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों का साथ रहकर लोगों का खिदमत कर लेकर आया हूँ। हमेशा आप मीडिया वाले देखे हैं, आप जब कोरोना का टाइम में जो केयर हॉस्पिटल में जो हमारे जो मरीजों के ऊपर हो रहा था, आप ही रिपोर्ट किए थे, आपका रिपोर्ट ही देके मैं भाग कर आया था। आप देखे हैं, मैं उनका साथ जो डॉक्टर के साथ हो या उनका वहाँ का डीन के साथ जो मीटिंग चला के उसको रिजॉल्व किया। हर हॉस्पिटल के पास हमारे लोग खड़े होकर बेड का प्रोविज़न हो, एम्बुलेंस का हो, मदफून का हो, तमाम चीज़ें कही हैं। और इस कोविड का टाइम में टोटल 3.5 करोड़ रुपए का जो बिल जो है हॉस्पिटल का, जो कम कराए, डिस्काउंट कराए हम लोग। हर हॉस्पिटल में उनको पाँव पकड़ के, हाथ पकड़ के, जो मरीज परेशानी है, मर चुके हैं, बिल बन नहीं सकते, डेड बॉडी नहीं देते, जनाजा नहीं देते थे, ये टाइम में सब इंटरवीन करके हम लोग काम किए हैं। फरूकिया मामले में हो, पानी का मामले में हो, जो भी मसाइल आया उस टाइम में एसटीपीआई और मैं लोगों का परेशानी को दूर करने का एक ईमानदारी का था कोशिश किया हूँ। मेरे हाथ से कितना होता है उतना मैं ईमानदारी के साथ मैं काम निभाया हूँ, लोगों के साथ खड़ा हूँ हर मामले में। तो मैं उम्मीद करता हूँ लोग समझेंगे, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी का अंदर 5 साल का जो ड्यूरेशन इसलिए देते हैं कि अगर 5 साल में कोई नुमाइंदा काम नहीं करे तो उनको बदलना। तो अगर काम नहीं किया तो बदलना। मैं आपका माध्यम से एनआर के वोटर्स को अपील करता हूँ, एक बार मुझे मौका दीजिए। 3 बार, तीसरी बार मैं आपका सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, एक बार आप मौका दीजिए। अगर मैंने काम कर कर नहीं दिखाया, आपका आवाज़ बनकर काम नहीं किया,
आपका खादिम बनकर हम काम नहीं किया तो 5 साल के बाद आप बदलाने का मौका आपके पास है, आप बदलाओ। मैं यही बोलता हूँ, मैं ही खुद बोलता हूँ, अगर कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो कारपोरेट हो चाहे वो एमएलए हो, 5 साल में काम नहीं कर रहे तो उसको बदलाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं इंशाल्लाह मेरा जो मैनिफेस्टो इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिलीज़ करने वाला हूँ। मेरा मकसद है सबसे पहले हमारे नरसिम्हा राजा कॉन्स्टिट्यूंसी को एक हमारे गर्ल्स के लिए एक डिग्री कॉलेज लेके आना है, एक जनरल डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट का, और कम से कम एक 100 बेड का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इधर लाना है। ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसका साथ साथ कम से कम एक साल को 1000 घर भी नया जो घर जो भी है हाउसिंग स्कीम देना है, ये भी मेरा एजेंडा में है। दूसरा ओवरऑल डेवलपमेंट, जो 50 to 60,000 हाउसेस जो है, टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट मेरा मकसद है। उसका साथ साथ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 से लेकर 25 साल का करीब 35,000 यूथ्स है। ये फोकस करने का एक लोग है यूथ्स, इनको ओवरऑल डेवलपमेंट करने का भी एक ख्वाब है। इसमें मैं इंशाल्लाह मेरा एक मंसूबा है, एक प्लान है। मरहूम अजीज़ सेठ साहब का नाम पे एक अकाडमी खोलना है। उस अकाडमी के ज़रिए हमारे जितने भी हमारे नौजवान हैं उनको बेहतर तरीके से ट्रेनिंग होना है। कांस्टेबल से लेकर IPS तक, IAS तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आता है, उनको सही ट्रेनर्स कोच को रख के उनको ट्रेन करके उस एग्ज़ाम्स में वो लोग एलिजिबल होना है। ये हमारा एक प्लान है। दूसरा, छोटा छोटा इंडस्ट्रीज यानी डेवलपमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स रेडी है। चाहे वो 10 से 25 लोगों को जॉब देने का हो, तो इसमें NR का अंदर अगर मौका दिए जाए तो वो लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे। ये भी मेरा मकसद है। दूसरा, वक्फ का प्रॉपर्टी, बहुत सारे मैसूर का अंदर वक्फ का प्रॉपर्टी है, मगर उस वक्फ का प्रॉपर्टी एक तो दूसरे लोग एनकोर्स कर है, या तो वक्फ प्रॉपर्टी में खाली क्या है, अभी खाली एक कॉम्प्लेक्स बनना, दूसरा कुछ नहीं है। आप वक्फ का प्रॉपर्टी में जो दुकानें बने, कॉम्प्लेक्स बने, तो आवाम को क्या फायदा है भाई? आवाम को चाहिए स्कूल्स, कॉलेजेस, नर्सिंग स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर्स, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, ऐसे आवाम को जो यूज़ होने वाला ITS, पॉलिटेक्निक ऐसा होना है। तो वक्फ का प्रॉपर्टीज़ को ऐसा यूज़ करके हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। और वक्फ का जो इनकम है, ये वक्फ का इनकम में कुछ परसेंटेज 50 to 20% जो लोग है गरीबों को देना है, हॉस्पिटल में रहते हैं या गरीब को देना है, स्कॉलरशिप देना है वगैरह, ये भी सही तरीके से होले करना है। ये तमाम चीज़ें का ऊपर इंशाल्लाह मैं फिक्र करके इंशाल्लाह काम करने के लिए। जिस तरह क्रिकेट में स्लॉग ओवर्स में बैट्समैन आखिरी के ओवर्स में रन बनाता है, उसी तरह ठीक आज जो है 9 जगह नरसिम्हा राजा क्षेत्र में MLA तनवीर सेठ ने बुद्धि पूजे रखा है। क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है, कह सकते हैं? इंतजार कर रहे थे कि टिकट अनाउंस होने के बाद में इस प्रोग्राम को किया जाए। देखिए, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी का जो है 5 साल को एक इलेक्शन का वो मंथ में जो गुदली पूजे का एक सीज़न होता है, गुदली पूजले करने का, 5 साल ये लोग किधर रहते हैं? कुछ मसाइल में ये लोग नहीं हैं, कुछ इश्यूज़ में ये लोग नहीं हैं, काम में ये लोग नहीं हैं। 5 साल को इलेक्शन का महीने में गुदली पूजे करते, यही है। ये अवाम जानता है इसके बारे में। सर, आप बार बार बता रहे थे कि मौजूदा MLA जो है किसी तरक्की को जो है प्रमाण नहीं चढ़ा है, फिर बार बार कांग्रेस की जानिब से उनको उम्मीदवार यहाँ पर खिताब दिया जाता है और बाकायदा अवाम भी जो है उनको दिलाती है, इसका क्या रीज़न है? देखिए, एक तो क्या है, वो तो उनका पार्टी का मामला है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे वो अवाम हो। मैं इतना ही कहता चाहता हूँ, अगर जो काम नहीं करता उसको बदलना है। ये हमारा, अगर अब्दुल मजीद भी काम नहीं किया तो बदलना है। ये डेमोक्रेसी का एक खूबी है। ये दूसरा, आकर अवाम जो है, अवाम खौफ का बुनियाद पर वोट डाले करे, ये सही नहीं है। 20 साल में ये लोग क्या प्रोपेगेंडा करते हैं कांग्रेस का लोग, SDP को वोट डाले तो BJP आ जाएगा। 20 साल में यही प्रोपेगेंडा किया आया नहीं, तो ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है।
दूसरा एक प्रोपेगेंडा करते हैं, कौम की सीट है बचा लो भाई बोलकर इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं लास्ट 3-4 दिन में। कौम का सीट 20 साल में बचा लेकर कौम को क्या मिला, इसके ऊपर कोई भी गुफ्तगू नहीं होता, डिस्कशन नहीं होता। और दूसरा और एक पॉइंट होता है, एक जीत कर एक क्या करते हैं बोलकर, एसडीपी वाले एक जीत कर क्या करते हैं, एक जीत कर बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि देखिए कल हुकूमत किसका आते वाले हमको मालूम नहीं, कांग्रेस पे आएगा या कुमार स्वामी आएगा या बीजेपी, कोई भी हुकूमत रहे तो भी इंशाल्लाह हम लोग उनसे लड़कर हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या डेवलपमेंट होना वो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उतना हमारा तमाम लीडरों के साथ कांटेक्ट है, हम वो कमिटमेंट के साथ लड़कर हम लोग लेके आएंगे। दूसरा, हिस्ट्री में देखिए झारखंड में मधु कोड़ा एक इंडिपेंडेंट होकर जीता था। जब एक सीट का जरूरत पड़ी तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर पूछा, एक सीट रखकर चीफ मिनिस्टर बना मधु कोड़ा। तो और दूसरा 2008 में मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, 2008 में 6 लोग इंडिपेंडेंट विन हुए थे, 6 लोग भी मिनिस्टर बने और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को 100 करोड़ से ज़्यादा उनको डेवलपमेंट के लिए पैसा दिए। जब इंडिपेंडेंट जो होता है उसको वैल्यू ज़्यादा रहता है, क्योंकि राज्यसभा इलेक्शन आता है, दूसरे इलेक्शन आता है। तो दूसरा और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, देखिए आइंदा आने वाले 2024 में लोकसभा इलेक्शन है। लोकसभा इलेक्शन में एसडीपी का सपोर्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए। पूरा कर्नाटक में 31 डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे एसडीपी है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे 5000 से 10,000 वोट है। ये वोट के लिए लोकसभा इलेक्शन को रिक्वेस्ट करेंगे तमाम पार्टियां। अब जब जिस पार्टी हुकूमत में रहेगा उस पार्टी हम लोग को रिक्वेस्ट करेंगे तो हम लोग डिमांड रखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को, कम्युनिटी को, दूसरा मजलूम कम्युनिटी को ये चाहिए। डिमांड रख के बार्गेन करके हम कम्युनिटी को डेवलपमेंट करेंगे और मजलूमों के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट करेंगे। ऐसा एक विजन हमारे एनआर का वोटर्स को आना चाहिए। सर, आज की प्रेस मीट की बुनियाद थी तो आपने रिजर्वेशन के बारे में कहा। मेरा ये सवाल है कि आपने मुख्तलिफ कमीशन के नाम बताए, जब भी कोई कमीशन रिपोर्ट करता तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्या उसकी वजह है कि आज ये दिन देखना पड़ा करना है? डेफिनेटली देखिए, अभी जो कांग्रेस हुकूमत ने राजेंद्र सच्चार रिपोर्ट किया उसमें साफ साफ पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का जो हालात बयान किया। उसके बाद उसका रिकमेंडेशन के मुताबिक जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन आया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन को ज़रूर लागू करना था, कांग्रेस हुकूमत लागू करना था, मगर लागू नहीं किया। ये लोग क्या है, प्रॉब्लम क्या है, चाहे वो कांग्रेस सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी का भी यही प्रॉब्लम है। ये लोग क्या करेंगे, कमीशन बिठाएंगे, लागू नहीं करेंगे। देखिए मुंबई जो हादसा हुआ, मुंबई का जो दंगा फसाद हुआ, श्री कृष्णा कमीशन जो रखे, उसमें श्री कृष्णा कमीशन में साफ साफ ठाकरे का जो लोग वो लोग दंगे फसाद किया बोलकर था, मगर उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद का शहादत का बाद जो कमीशन एक बिठाए, वो उस कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, मुझे याद नहीं मुझे वो कमीशन का नहीं बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन हुआ उसके बाद जो मुजरिम है बोलकर उसका एक कमीशन बिठाए थे। उसका कमीशन में जो बताया गया था, जो बीजेपी का लीडर्स का नाम वगैरह, उनके ऊपर भी एक्शन नहीं हुआ। तो खाली मुसलमान को खुश करने के लिए कमीशन बिठाते हैं, मगर उसका जो रिकमेंडेशन नहीं वो फॉलो नहीं करते। राहुल गांधी का जो स्टैंड है, मतलब जो हालात हैं, जो एमपी की सीट उनकी उसका वो स्टैंड क्या कहेंगे सर? ऑलरेडी हम लोग स्टेटमेंट दिखाया, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, डेमोक्रेसी का खिलाफ है, ये बहुत बड़ा एक जुल्म है। क्योंकि जस्ट जजमेंट आया तभी डिस्क्वालिफिकेशन, अभी 30 दिन का टाइम है अपील करने के लिए, वही नहीं देखा। वैसा देखेंगे तो इधर भी कर्नाटक में नेहरू वलेकर और कुमार स्वामी, एमपी कुमार स्वामी, उन दो एमएलएस के ऊपर भी ऐसा जजमेंट होकर है 2 साल या 4 साल, उनको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। तो ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है अपोजिशन को ख़त्म करने का। मैं आज तमाम ये पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम 15 साल से बोलते आए ये फैसिस्ट हुकूमत कैसा करते हैं, मगर ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक होकर इसमें लड़ने को और फैसिस्ट ताकत को
एक प्लान के साथ, एक सिस्टमैटिक के साथ लड़ने में भी कांग्रेस या दूसरा पॉलिटिकल पार्टी फेल्यूर हो गए। एटलीस्ट अब तो सोचकर एक कॉन्क्रीट प्लान बनाना है, ये तमाम फासिस्ट हुकूमत का खिलाफ एक कॉन्क्रीट प्लान करके हराने के लिए एक सोच और फिक्र करना है। और दूसरा, जो आज देखिए ये हालात कैसा आता है, आपका माध्यम का थ्रू से यूटी कादर साहब कल जो राहुल गांधी का जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ वो रास्ते में आकर एहतजाज कर रहे हैं। तो आपका माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, यही यूटी कादर जो हमारे हिजाब के मामले में हमारा बच्चियाँ, कॉलेज स्टूडेंट्स, लड़कियाँ लाचार, उनके हक के लिए रास्ते में उतर कर एहतजाज कर रहे थे, उस टाइम में यूटी कादर ने बयान किया, क्यों एहतजाज कर रहे हो आप, रास्ते में क्यों हो, आपको हुकूमत का और कोर्ट का इज्जत करना चाहिए, उनका जो भी डिसीजन या जजमेंट का ये क्यों जा रहे हो आप पाकिस्तान जाओ, आप दुबई जाओ बोले थे। आज वही यूटी कादर राहुल गांधी के ऊपर जो जजमेंट हुआ, जो डिसीजन हुआ, उसके खिलाफ रास्ते में उतरे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ यूटी कादर को, क्यों रास्ते पे है? आप रेस्पेक्ट करो कोर्ट को और रेस्पेक्ट करो जजमेंट को, क्यों रास्ते में उतरते हैं? तो ये जो हालात, जब मुसलमान बच्चों का हिजाब का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीना गया तो आप एहतजाज नहीं करना बोले, आज राहुल गांधी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड लोग समझना चाहिए। सर, आपने हिजाब की बात छेड़ दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कल एक फैसला लिया गया है, सारे मुल्क में 4 हिस्सों को तकसीम करते हुए खासकर मुस्लिम ख्वातीन को उनका हक और इंसाफ दिलाने के लिए एक तरह की एक मुहिम शुरू की है। वो क्या लग रहा है सर आपको, एक कोशिश कामयाब होगी? देखिए, कोई भी हो, देखिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और हमारा पर्सनल राइट्स, जो उसके लिए जो भी काम करेगा, जो भी इदारे काम करेगा, करना ही चाहिए। हम उनको तमाम हमारा साथ देंगे, क्योंकि हम फोर फ्रंट में ये तमाम मामलों में फोर में एसटीपी काम कर ले करें। अगर कोई भी इस पे काम करेगा तो हम साथ देंगे। सर, इस तरह कल कांग्रेस की जानिब से फहरिस्त आई उम्मीदवारों की, उसमें एनआर में अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ नाम जिस तरह आया है, आपको लगता है कि भी कहीं ना कहीं जो है एक मुकाबला जो है बड़ी टक्कर का होने वाला आगे आने वाला? इलेक्शन जो होता है टक्कर ही होता है। इलेक्शन जो है आपको और कांग्रेस को जो है किसी न किसी किस्म का जो है टक्कर हो सकता है? नहीं, ये देखो, इलेक्शन जो है, इलेक्शन इसमें टक्कर होता ही है। इसमें इलेक्शन का तो टक्कर ही है, कोई भी कैंडिडेट आने दो, मगर इलेक्शन होता है। बस इसमें इलेक्शन में अवाम समझना चाहिए इसमें, क्योंकि फाइनल डिसीजन देने वाले जो है अवाम है। अवाम जो डिसीजन देता है वो डिसीजन पे तब्दीली आना चाहिए। यही मैं अवाम से पूछना चाहूँगा। सर, हम देखते हैं अक्सर जब भी आपकी कैनवासिंग वगैरह होती है तो बड़ी भीड़ में जो है तादाद आपके पीछे रहती है, बड़ी भीड़ में जो है तादाद आपके पीछे रहती है। जब वोट का रिजल्ट आता है उस वक्त जो है वो जो भीड़ थी वो कहीं ना कहीं जो है नजर नहीं आती, वोट में वो वोट की शक्ल में जो है आपको जीत हासिल नहीं होती। इसकी क्या राज? ये देखिए 3-4 रीज़न है। एक नंबर 1 रीज़न जो है, इलेक्शन का 2-3 दिन जो पैसे का बंटवारा होता है, बहुत बड़ा एक पैसे का बंटवारा होता है, इसमें चेंजेस आता है। दूसरा, अगर इलेक्शन का 2-4 दिन ऐसा एक माहौल क्रिएट करते हैं, एक इमोशनल माहौल क्रिएट करते हैं, एक कौम की सीट है बड़ी पूरा डिस्ट्रिक्ट में बचा लो बोलकर, तो कौम की सीट 20 साल में बचाकर क्या मिला, इसके ऊपर गुफ्तगू भी नहीं होता, ये एक है। तीसरा, अगर बीजेपी एसटीपी को वोट डाले तो बीजेपी आएगा बोले तो प्रोपेगेंडा, गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। 20 साल से बीजेपी नहीं आया, दूर दूर तक भी आने वाला नहीं है। फोर्थ क्या है, एक जीत कर क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी बताया। एक जीत के इधर चीफ मिनिस्टर हुआ है, ये इंडिपेंडेंट जीत के मिनिस्टर हुआ है। बहुत सारे डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट को वैल्यू होता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, और इंडिपेंडेंट के साथ एक पार्टी भी है। तो ये तमाम चीज़ लग के आइंदा एनआर के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आप भरोसा रखकर वोट करो,
अगर मैं जीतूंगा तो एनआर के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इंशाल्लाह हम सब मिलकर इसको डेवलपमेंट ईवीएम का भी कुछ रोल होता है? ईवीएम का भी है। ईवीएम के लिए ये बार हम लोग प्लान किए हैं। ईवीएम का जो भी हमारा बूथ में ईवीएम आएगा इसको कड़ी नज़र देखा जाएगा, सिस्टमैटिक तरीके से इसका फॉलोअप करे जाएगा इंशाल्लाह। सर आखिरी सवाल है, जब हम लोग बाहर ग्राउंड में रिपोर्ट करते हैं ना सर, तो उस वक्त एक बात जो है हमारे कानों तक पहुंचती है, हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं सर, अब्दुल मजीद साहब का ताल्लुक मड़केरी कुर्ग से है, कुंडलीपेट जो भी है वहाँ से है। क्या एसडीपीआई में कोई ऐसी सलाहियत का बंदा नहीं जो मैसूर शहर का हो, जो एमएलए को उम्मीदवार है? बार बार अब्दुल मजीद ही क्यों? अगर उनको खड़ना है तो जाके कुंडलीपेट में खड़े, मैसूर में खड़कर जो है वो अपना कीमती वक्त और अपना जो है कीमती जो भी मतलब ये है वेस्ट ना करें। देखिए, डेमोक्रेसी का अंदर कोई भी लोग जाके किधर भी कर सकते हैं। कांग्रेस का राहुल गांधी अमेठी छोड़ के वायनाड क्यों आया? सिद्धरामैया मैसूर छोड़ के बादामी क्यों गया? अब कोलार घूम रहे हैं। तो ये है। मगर रिजवान अरशद साहब बेंगलुरु गए, तो इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अब्दुल मजीद का बात। अब्दुल मजीद अब कभी भी मुझे टिकट दियो, मुझे ह्यांग कड़ा बोलकर कभी भी मैंने डिमांड नहीं किया है। हमारा पार्टी में कोई ऐसा डिमांड नहीं होता है। अब हमारे जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, ह्यांग जो हमारे पार्टी के जो भी कारकुन हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, असेंबली कमेटी, तमाम वार्ड कमेटी, तमाम मिलके कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं। ऐसा सिलेक्शन सिस्टम है। अब्दुल मजीद मैं कैंडिडेट बनतूँ बोलकर बोलते नहीं, दूसरे पार्टी का जैसा मैं उधर कैंडिडेट बनतूँ, मेरा उधर का एस्पिरेंट है, इधर का एस्पिरेंट है बोलकर। जब पार्टी का लीडर्स तमाम लोगों ने बैठ के डिसाइड करते हैं अब्दुल मजीद को इधर कैंडिडेट बनाना बोलकर अगर तय करता है, तो हमारा पार्टी का एक कैडर बेस का है जो तय किया गया उसको इताअत करना है। अब्दुल मजीद बस इताअत करना है। दूसरी बात, मैं बेसिकली अब जो बताए, मैं कुर्ग का कुंडलीपेट का हूँ। मैं 2013 से इधर ही हूँ। 2013 से राजीव नगर में गुप्ता स्टार के पास मेरा घर है। 13 से मेरा फैमिली, मेरे बच्चे इधर ही पढ़ रहे हैं। 13 से मैं इधर हूँ, इधर हमारा वोटर हूँ, इधर 10 साल से काम कर लेकर हूँ। 2009 में जो हमारे नौजवान लोगों को जो जेल यानी अरेस्ट कर रहे थे रातों रात आके, उसको रोकने के लिए हम लोग जेल भर करे। उसका लीडिंग मैंने लिया था। मुझे पहली बार अरेस्ट किए थे। 17 को 2 दिन मैं जेल में था। ये मैसूर के हमारे आवाम के लिए मैं जेल में गया। तो इसलिए इसमें थोड़ा क्यों नहीं है, क्योंकि हम इधर का मकामी हूँ, इधर 10 साल से काम किया हूँ, और मेरा जो सिलेक्शन है मैंने नहीं किया। मेरा सिलेक्शन हाईकमांड भी नहीं किया। मेरे सिलेक्शन मैसूर के जो हमारे पार्टी के जितने भी कारकुन और लीडर्स है वो तमाम मिलके, एक भी अपोजिशन नहीं है, समझ लो, एक कैडर भी मेरा कैंडिडेचर का खिलाफ नहीं है। तमाम मिलके मुझे कैंडिडेट, जिम्मेदारी है, ये कैंडिडेट में उहदा नहीं है मुझे, ये कैंडिडेचर जो है मेरा जिम्मेदारी मुझे दिया है, वो जिम्मेदारी इंशाल्लाह मैं लूँगा। आखिरी सवाल है, खत्म। आखिरी सवाल है सर, जिस तरह आपके पीछे आपके शायकीन, आपके चाहने वाले जाते हैं तो कहते हैं अब्दुल मजीद देखो शेर आया बोलकर, जब हम अली जनाब अलहाज तनवीर सर साहब की रिपोर्टिंग करते हैं तो उनके पीछे जो है उनके शायकीन देखो शेर आया, आखिर में असली शेर कौन है सर? देखिए, मैं बहुत बार मेरा कारकुनों को और मेरा सपोर्टर्स को मैंने बताया हूँ, ऐसा स्लोगन मत बुलाइए। तो आपको शेर पसंद नहीं? ये शेर पसंद नहीं है मुझे। मेरे बिल्कुल मुझे ऐसा जो हमारे कारकुन हो या हमारा सपोर्टर्स जो भी हो करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि सियासत में हम लोग खादिम बनकर काम करना है। सियासत का मतलब ये है पावर ले और आप खिदमत करने का काम है। इसमें शेर चीता कोई नहीं है। सियासत में खादिम है और कायद है और खादिम है, ऐसा ही काम करना है। आपका माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सब शेर आया छोड़ दो।